वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी एस अक्षम जैन। हाय पीपल, आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के टॉप 12 क्वेश्चंस और लास्ट में आपके लिए एक बोनस भी रहेगा। राजा, ये चैप्टर बहुत परेशान करता है बच्चों को और मैंने सोचा यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को बहुत अच्छे से करके जाने हैं एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए करवा देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 9 के प्रायोरिटी क्वेश्चंस एलडीआर क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। 12 क्वेश्चंस करेगा, लास्ट में एक छोटा सा बोनस भी मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चंस करने से आपकी कवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। सर इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं करेगा? टाइम जितना मिलता है उतना इस चैप्टर को बाकी पे फोकस करना। इस चैप्टर को वैसे भी मैं हमेशा लास्ट प्रायोरिटी वाला चैप्टर बोलता हूँ, इसमें से भी प्रायोरिटी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए और जितना आपको टाइम मिलता है उतना आप अपने अकॉर्डिंगली कवर कर लेना। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना एग्जामिनेशन इन ऑडिट। चलो भाई, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन है ना स्लो स्लो करेंगे, भागेगी नहीं है ना। अपन को चीज़ों को मुझे समझाना भी पड़ेगा, है ना, ये चैप्टर ही ऐसा है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के आप ऑडिटर हो। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को रिसीव होता है उसकी आपको ऑडिट करनी है। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट कर रहे हो और उसमें जो पैसा मिलता है ना भाई, डोनेशन के नाम पे, सब्सक्रिप्शन के नाम पे, आपको उसकी ऑडिट करनी है। तो थोड़ा सा दिमाग उस एंगल से लगा लो। ठीक है सर हम क्या क्या करेंगे, मेरी बात को सुनो। सबसे पहले तो अगर आप मेंबर हो, अगर कोई मेंबर है तो वो एक एनुअल फीस देता होगा, एक लाइफ मेंबरशिप फीस देता होगा। तो चेक करो कि कोई चेंज हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, कोई चेंज हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर, आप एक बार ये वेरीफाई करो। ठीक है, अब भाई सब्सक्रिप्शन लिया है किसी ने या किसी ने डोनेशन दिया है तो मेन एंगल होता है कि रिसिट इशू होती है उसके अगेंस्ट में। हाँ सर, तो पूरे के पूरे पॉइंट अपने यहीं से चलेंगे, ऑफिशियल रिसिट आर इशूड, इससे रिलेटेड पॉइंट्स अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ऑडिटर ऑडिटर क्या कर, देख कि भाई एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल है ना रिलेटिंग टू अनयूज्ड रिसिट बुक। अनयूज्ड रिसिट बुक का मतलब सेंस क्या है कि जो रिसिट बुक यूज नहीं हुई है ना, वो अनऑथराइज पर्सन के पास में नहीं चल जाए, अदरवाइज वो क्या करेगा, कैश अपनी जेब में रख लेगा, रिसिट इशू कर देगा। ठीक है, तो अनयूज्ड रिसिट बुक का एडुकेट कंट्रोल तुम्हें देखना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जितनी भी रिसिट बुक हुई इशू हुई थी ना, जितनी भी रिसिट बुक ऑडिट के ड्यूरिंग द पीरियड, उन सबको एक बार ऑप्टेन कर, उन सबको एक बार ऑप्टेन कर। ठीक है, अब सैंपल बेसिस पे क्या कर, आपने जितनी भी रिसिट इशू करी होगी, रिसिट इशू करी होगी भाई, सामने वाले ने डोनेशन दिया उसको रिसिट इशू करी, ले भाई 2000 की पर्ची काटी, तो ओरिजिनल कॉपी उसको दे दी, कॉपी तुम्हारे पास में रख ली। हाँ, तो कॉपी को चेक कर ले सैंपल बेसिस पे कि कैश बुक में एंट्री है क्या। ठीक है, सारे तो चेक करना नहीं है, टेस्ट चेक बेसिस पे कर ले कि द काउंटर फॉइल्स विद द कैश बुक, एनी कैंसिल रिसिट बीइंग स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू। ठीक है, हाँ सर। अब एक और चीज़ क्या कर, जितने भी सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन है ना, उनकी क्या पूरी डिटेल लिखी हुई होती है, किसने डोनेशन करा, कितने अमाउंट का करा, कौन सी प्लेस किस पर्पस के लिए करा, सारी डिटेल लिखी हुई होती है। तो वो सारी डिटेल मंगवा ले, पूरी की पूरी लिस्ट मंगवा ले और उसको अग्री कर ले विद द टोटल कलेक्शन शोन इन द अकाउंट। ठीक है भाई, 100 लोगों ने इतना डोनेशन करा तो टोटल इतना ही होना चाहिए ना। हाँ सर, तो टोटल कलेक्शन से वो मैच होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई द टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन रिसीव विद एनी फिगर पब्लिश इन एनी रिपोर्ट। सपोज कर टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन का कोई फिगर एंटिटी ने, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करा था किसी थर्ड पार्टी को, उससे वेरीफाई कर ले। हाँ सर, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे फ्लैग डे हो गया, ठीक है, कोई छोटे मोटे प्रोग्राम्स हुए जहाँ से कोई कैश कलेक्शन हुआ है, तो उनसे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि वो छोटे मोटे जो कैश कलेक्शन होते हैं ना, वहीं पे मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दी। ठीक है, अभी मेरे साथ में ये पॉइंट्स को याद करो। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, सबसे पहले तो क्या सर ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हुआ है क्या, ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हुआ है क्या इन एनुअल और लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब क्या कर, वेदर ऑफिशियल रिसिट आर इशूड, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। तो सबसे पहले देख कि भाई कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल अपने हाथ में ले। कैसे हाथ में ले, जितनी भी रिसिट बुक है सबको ऑब्टेन कर, जितनी भी रिसिट बुक है सबको ऑब्टेन कर और सैंपल बेसिस पे कैश बुक से चेक करवा। मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट तो मैं याद करा रहा हूं। कंट्रोल अपने हाथ में ले, कैसे हाथ में लेगा, जितनी भी रिसिट बुक है सबको ऑब्टेन कर और सैंपल बेसिस पे चेक, टेस्ट चेक करवा कैश बुक से। ठीक है क्या, हाँ सर, 3 पॉइंट इस तरीके से याद में कर सकते हो। फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले, ऑब्टेन कर, रिसिट बुक के साथ में प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन भी कर लेना। ठीक है क्या, और किसी जगह पे पब्लिश फिगर है तो उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो।
ठीक है, आप इतना ध्यान में रख के चलोगे, 2 बार इसको रीड करके चलोगे, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है मेरी तरफ से। बढ़िया सर। सेकंड क्वेश्चन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, 2 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, एक असेट एंड लाइबिलिटी और एक फीस फ्रॉम स्टूडेंट। दोनों इंपॉर्टेंट है। असेट एंड लाइबिलिटी, फीस फ्रॉम स्टूडेंट, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो पहले अपन बात करते हैं असेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड। असेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं तो ये अपने हैंड रिटन नोट्स है जो बहुत फेमस है। ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, पूरे 100% सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स है। तो भाई 100% सिलेबस में बस एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट और एक डिस्क्लोजर और एक एस 700, ये 3 टॉपिक है जिसके नोट्स नहीं, बाकी पूरा माहौल बना रखा है नोट्स में। ठीक है, तो असेट एंड लाइबिलिटी को अपन चेक करते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी स्कूल कॉलेजेस के ध्यान रख लो। कॉलेज तो तुम सीए वाले बच्चों ना, कॉलेज तो जाते ही नहीं है। ठीक है, स्कूल को ध्यान रख लो, स्कूल को ध्यान रख लो। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात को सुन। कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, एडमिशन होएगा उसका। एडमिशन होएगा तो एक एडमिशन फीस होती है। एडमिशन फीस रेवेन्यू फीस नहीं होती है, वो लाइबिलिटी हेड में जाती है। तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले अपन उसको वेरीफाई करेंगे। तो चेक कॉशन मनी एंड डिपॉजिट पेड बाय स्टूडेंट ऑन एडमिशन लाइबिलिटी में शो होना चाहिए, रेवेन्यू में ट्रांसफर नहीं होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्कूल्स में सबसे ज़्यादा फर्नीचर्स होते हैं। हाँ हाँ सर, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि फर्नीचर्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, क्लोथिंग हो गई, बहुत पैसा कमाते रहे इनसे। इनकी इन्वेंट्रीज को वेरीफाई कर सकते हो विद द इन्वेंट्री रजिस्टर। ठीक है, प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है क्या? हाँ सर। फिर तीसरा, सपोज कर कोई स्टूडेंट था जिसकी कोई हैवी अरियर पड़ा हुआ है, फीस आई नहीं रही है, हैवी अरियर पड़ा हुआ है, कोई हॉस्टल की फीस ड्यू है। तो ऐसे में ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना होता है मैनेजिंग कमेटी को। सर क्यों? क्योंकि भाई इस पे कोई प्रोविजन बनाना है तो मैनेजिंग कमेटी को ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। मैनेजिंग कमेटी उसको ऑथराइज करेगी। तो कोई ओल्ड हैवी अरियर है जहाँ पे ऑडिटर को लगता है यार प्रोविजन बनना चाहिए, तुमने बना ही नहीं रखा, वहाँ पे रिपोर्ट करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा, कोई एंटिटी ने, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हो स्पेसिफिकली, इन्वेस्टमेंट के मतलब कोई फंड मिला था फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो वो सेपरेट है क्या? ठीक है क्या? और लास्ट पॉइंट है आपका कि इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ये पॉइंट है। इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू कि भाई फूड स्टफ, क्लोथिंग, इनका माल आया, माल गया, उससे रिलेटेड कंट्रोल सिस्टम इज इफेक्टिव और नॉट। ठीक है क्या? हाँ सर, तो मेरी बात को सुनो सर, क्या क्या पॉइंट है असेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। पहला पॉइंट तो क्या, आप एडमिशन कराते हो तो कॉशन फी या एडमिशन फी रिफंडेबल नहीं होती है जनरली, है ना। ये ये लाइबिलिटी में जाती है, रिफंडेबल तो होती है, लाइबिलिटी में जाती है, और ये रेवेन्यू में बुक नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सपोज करो कोई बच्चा पैसा नहीं दे रहा है, स्कूल फीस का, हॉस्टल फीस का, है ना। तो यहाँ पे आप ओल्ड हैवी अरियर है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो ताकि प्रोविजन बना सके, बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तीसरा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट लिख सकते हो। चौथा, भाई बहुत सारी इन्वेंट्री रहती है रिलेटिंग टू फर्नीचर, रिलेटिंग टू क्लोथिंग, रिलेटिंग टू स्टेशनरी, उसको आप इन्वेंट्री रजिस्टर से चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है राजा, ध्यान में रखते हुए चलना। असेट एंड लाइबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन सर, क्लियर? हाँ। अब राजा, इसी से रिलेटेड एक फीस का भी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को सुनना सर, फीस फ्रॉम स्टूडेंट। फीस फ्रॉम स्टूडेंट है ना, तो इसमें एक तो तुम्हें याद आना चाहिए कि सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है, कंसेशन दिया जाता है। तो किसी को भी स्कॉलरशिप दिया जाएगी, कंसेशन दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली सर इट शुड बी ऑथराइज, तो वो ऑथराइजेशन चेक कर लो, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकेंड, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फीस एक तो एजुकेशन की होती है, साथ के साथ में सर रहने की भी होती है। रहने की भी होती है, तो अगर कोई हॉस्टल ड्यूज़ है, अगर कोई हॉस्टल ड्यू है, किसी को टाटा बाय बाय कर रहे हो हॉस्टल से, तो मेक श्योर कि भाई उससे सारा का पैसा रिकवर कर लिया है, और जो भी उसको कोई कॉशन मनी उसने डिपॉजिट कराया था उसको रिफंड हो जाना चाहिए था। ठीक है क्या? हाँ सर। तो कंफर्म हॉस्टल ड्यूज वर रिकवर्ड बिफोर स्टूडेंट अकाउंट वर क्लोज एंड कॉशन मनी वॉज रिफंडेड और एडजस्टेड। ठीक है, हाँ सर। अभी क्या होता है भाई, बहुत सारी फाइन्स पेनल्टीज लगती जाती है। तो फाइन्स पेनल्टीज में सीधा सा है कि भाई रिकवर कर लिया है क्या, और अगर सपोज कर वेव ऑफ करा है, सपोज कर कोई फाइन्स या पेनल्टीज वेव ऑफ करी है लेट पेमेंट में, सपोज कर फीस लेट पेमेंट हुई, पेरेंट्स को आप बोल रहे हो फाइन पेनल्टी, वो बोल रहे नहीं 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 गलत बात है, गलत बात है, तो किसी से वेव ऑफ कराया तो वो इट शुड बी अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। हाँ सर, डन। देन हो सकता है कि सर किसी बच्चे ने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, किसी बच्चे ने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो सर वो एडवांस कैरी फॉरवर्ड हो गया क्या अगले साल। किसी बच्चे का सर अरियर है तो वो आपके असेट में दिखेगा आउटस्टैंडिंग में, है ना, असेट में दिखेगा आउटस्टैंडिंग में। साथ के साथ में ये चीज़ क्या कि सर असेट में उस वहाँ पे फॉलोअप कैसे लिया जा रहा है,
आप ऐसे देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, फिर जितनी भी फीस रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट में सर एक काउंटर फॉइल इशू हुआ होगा, तो आप टेस्ट चेक बेसिस पे कैश बेसिस टेस्ट चेक बेसिस पे कैश बुक से कंपेयर कर सकते हो और उसका टोटल मैच करना चाहिए। हाँ सर, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए, 5-6 पॉइंट भी आपको याद हो गया, आपका काम हो गया ना भाई। ठीक है, एडमिशन फीस का एक और पॉइंट हो गया। एडमिशन फीस कैपिटल फंड में जाती है। ठीक है, तो भाई 5-6 पॉइंट है फीस फ्रॉम स्टूडेंट। क्या क्या है सर? पहला, एक एडमिशन फीस। एडमिशन फीस को किससे चेक कर सकते हो सर? एडमिशन की स्लिप से, एंड वो कैपिटल फंड में जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जितनी भी फीस रिसीव हुई है उसको, उसकी काउंटर फॉइल को चेक कर लो, कैश बुक से मैच करना चाहिए, टोटल भी मैच करना चाहिए। ठीक है, कोई भी लेट पेमेंट हुआ है, ठीक है, कोई भी लेट पेमेंट है, फीस है आपने लिए तो इट शुड बी ऑथराइज, अगर वेव ऑफ करिए तो इट शुड बी ऑथराइज, वो चीज़ें चेक कर लो। कोई भी हॉस्टल ड्यूज है, कोई भी बच्चे का अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन मनी रिफंड करना है विद द एडजस्टेड अमाउंट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, और कोई स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कंसेशन दी जा रही है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज। हाँ सर, क्या ये बात आपको क्लियर है? डन सर, ये दोनों बढ़िया क्वेश्चन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। आ जाओ। देन राजा, एक क्वेश्चन है पिल्फरिंग। Pilfering is one of the greatest problem in any hotel and the importance of internal control cannot be undermined. Explain. Pilferage मतलब चोरी। होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भाई अपना एक्सप्लेनेशन अपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई इतने सारे पॉइंट है और आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यू नीड टू राइट द स्पेसिफिक पॉइंट। मेरी बात को सुनना सर, कैसे आप एग्जाम में लिखोगे? देखो, होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत ही क्या होती है? चोरी की। कि भाई चोरी सबसे बड़ा मेजर इशू होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अब जनरली होटल वाले क्या करते हैं? होटल वाले जनरली वीकली वीकली है ना पीएनएल बनाने की कोशिश करते हैं, वीकली ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाने की कोशिश करते हैं, और उनमें कोई वेरिएशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा मार्जिन का वेरिएशन आ रहा है, तो वो उसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होता है। तो यहाँ पे पिल्फरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल चाहिए ताकि रेवेन्यू का लीकेज कम से कम हो। बढ़िया सर, यहाँ पे ऑडिट, यहाँ पे एंटिटी बेसिकली क्या करती है? वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनवाती है हर सेल पॉइंट से रिलेटेड, कि भाई होटल में रूम की सेल हो गई, कॉन्फ्रेंस हॉल की सेल हो गई, रूम की हो गई, कॉन्फ्रेंस हॉल की हो गई, रेस्टोरेंट की सेल हो गई, तो हर से रिलेटेड एक वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता है तो उसकी डिस्क्रिपेंसी को बहुत क्लोजली लुकआउट करा जाता है। ठीक है सर, अब एक रेस्टोरेंट बिल से रिलेटेड दो पॉइंट देख लो। एक तो टैक्स के कंप्लाइंसेस एंटिटी प्रॉपर तरीके से कर रही है क्या, ये देख लो। साथ के साथ में रेस्टोरेंट बिल में क्या होता है राजा? रेस्टोरेंट बिल में एक होता है KOT, किचन ऑर्डर टिकट्स। किचन ऑर्डर टिकट बेसिकली क्या, जब कस्टमर पूरा ऑर्डर दे देता है ना, तो वो आपकी किचन में भी उसका पूरा एक रिकॉर्ड बन जाता है, तो आप सैंपल बेसिस पे ये देख सकते हो कि भाई उसी के अकॉर्डिंग बिल बनाएगा। पर एक प्रॉब्लम बताओ होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी क्या है, रेस्टोरेंट या इनमें, यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा डिलीट होते जाते हैं। तो दैट इज़ द वेरी बिग इशू, कि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ये सबसे बड़ा इशू हो जाएगा, और ऑडिटर को यहाँ पे बहुत एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूँ तो हाउ यू कैन आर्टिकुलेट योर पॉइंट, पिल्फरेज इज़ अ मेजर इशू, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल चाहिए ताकि रेवेन्यू की लीकेज कम से कम हो। भाई मेरा एक क्लाइंट है अभी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा था हमसे, ठीक है, फर्जी काम। ठीक है, तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में उनको इतने चेक्स रखने पड़ते हैं ना जिसकी लिमिट नहीं है, इतने चेक्स जिसकी लिमिट नहीं है ना। तो पिल्फरेज का मेजर कंसर्न रहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल इज नेसेसरी कि रेवेन्यू लीकेज ना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं सर, ये वीकली ट्रेडिंग अकाउंट मंगवाते हैं फॉर ईच सेल पॉइंट, और कोई भी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज होगी तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। रेस्टोरेंट बिल को आप किससे चेक कर सकते हो? KOT से चेक कर सकते हो। टैक्स कंप्लाइंस ऑफ फूड एंड अकोमोडेशन हो गया। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल वीक है तो भाई सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इनका रिकॉर्ड है ना ट्रांजिट नेचर का है, बहुत ज़्यादा डिलीट हो जाता है। ठीक है, ऑडिटर रिलाई हैविली ऑन GP मार्जिन। ऑडिटर रिलाई हैविली ऑन GP मार्जिन, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होएगा ना तो ऑडिटर यहाँ पे क्वालिफाई ऑडिट रिपोर्ट करने की भी सोच सकता है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू होटल इंडस्ट्री, प्लीज़ 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 अच्छे से इसको करके जाना है। हाँ सर, बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू LLP। बेटा LLP तो पूरा ही करके जाना, अभी रिसेंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था LLP का आएगा। इस अटेम्प्ट में देयर कैन बी अ केस जहाँ पे आपको MCQ में क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर LLP इज़ वेरी इजी टॉपिक है ना, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। LLP को कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। एक होती है इनकी एनुअल रिटर्न। कौन सी रिटर्न होती है? एनुअल रिटर्न, साल खत्म हुआ
साल खत्म हुआ, एनुअल खत्म हुआ, एनुअल रिटर्न भरेंगे, एनुअल रिटर्न भरेंगे, हम दोनों भाई भाई एनुअल रिटर्न भरेंगे, हम दोनों भाई भाई एनुअल रिटर्न भरेंगे, तो हम दो, एक और एक 11, ठीक है। अब दो मतलब 2 महीने, 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब मेरी बात को सुनना, आपको एलएलपी को एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, हम दो भाई भरेंगे, हम दो मतलब वन 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 भरेंगे, कितने दिन में, 60 डेज में, 2 मंथ 60 डेज में भर देंगे, ठीक है। एनुअल रिटर्न तो इस समय भर देंगे, बढ़िया सर। एक और फॉर्म भरना होता है सर, एक और फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, उसमें से माइनस कर दो 1, उसमें से माइनस कर दो 1, 7। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही आपके 31/3 कंप्लीट हो रहा है ना, तो आपको लैंग्वेज देखो क्या लिखनी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 months द फाइनेंशियल ईयर टू विच द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिलेट। सर मतलब 6 महीने कंप्लीट हो जाए ना, उसके विद इन 30 डेज में ये फॉर्म भर जाता है, फॉर्म नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। तो भाई दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म 11, एक फॉर्म 8। 11 मतलब वो दो भाई थे, एलएलपी कर रहे थे, एलएलपी चला रहे थे, फॉर्म 11, 60 डेज, ठीक है। एक फॉर्म है फॉर्म 8, 8 - 1 7, पर लिखने का तरीका अलग है, 6 months के बाद में 30 डेज, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 नंबर का एमसीक्यू पुटअप हो सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि नंबर देखो कैसे मिलेंगे, ये फॉर्म के नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये नंबर हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्या क्या ये बात क्लियर है, बढ़िया सर, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्लीज फोकस, देयर आर 2 टॉपिक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने कुछ क्वेश्चन किसका बनाया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरी बात को सुनना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करें तो एक चीज का ध्यान में रखते हुए चलना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ यू वांट टू बिकम ऑडिटर, यू नीड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, you need to be a chartered accountant to become the auditor of multi state cooperative society। first point is this। second point क्या, इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी है सर। डिस्क्वालिफिकेशन इज सेम एज कंपनीज एक्ट, ठीक है। एक तो क्या, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है बॉडी कॉर्पोरेट, एक है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे यही ऑडिट करेंगे तो कैसे काम चलेगा रे यार, ठीक है। अ पर्सन वो इज अ मेंबर और वो इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एक तो है बॉडी कॉर्पोरेट, एक है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है पर्सन वो इज द मेंबर, ठीक है, और वो इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तो मतलब मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि भाई यू आर इंडेप्टेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या तुमने गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सीडिंग 1000 रुपीज, दिस इज योर एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है क्या। हाँ सर, 4 पॉइंट है राजा। पहली चीज, एक चीज का ध्यान में रखते हुए चलना सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वालिफिकेशन, यू नीड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, राजा, ठीक है। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशंस में बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मेंबर, ठीक है, मेंबर हो गया, फिर वो इज इन द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और अगर इंडेप्टेड हो, गारंटी दिए, सिक्योरिटी दिए, एक्सीडिंग वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, तो भाई मामला गंभीर है, डिस्क्वालीफाइड। चलो भाई डन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, पहले 6 से पहले 7 पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखना, सुनो, मैं यहाँ से एक बार बता देता हूँ यार तुम्हें, देखो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में देर इज़ अ केस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 55% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन किसान क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, एडवाइज व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट। कौन कौन से केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ठीक है। इसके लिए राजा इधर आ जाओ ना यार। देखो पहली चीज क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब
तुम ये चीज़ें करने की सोचना, मैं तुम्हें पूरा टॉपिक ही समझाता हूँ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भाई साहब, तुम करने की स्पेशल ऑडिट तुम तभी करवा सकते हो जब तुम या तुम्हारे बंधु सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अपने क्वेश्चन में 55% था, तो यस एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो पहली चीज ये करवा सकते हैं। अब ये किससे करवा सकते हैं? या तो किसी सीए से, या जो ऑडिटर था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसी से स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना, शेयर होल्डिंग वाला रिस्ट्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे होल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। चाहे तो मोदी जी अकेले या मोदी जी और केजरीवाल जी अकेले साथ में मिलके कर लो, चलेगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मेरी बात को सुनना सर, 3 ऐसे केसेस है जहां पे ये करवा सकते हैं। पहली चीज क्या? सर ये सही से काम नहीं कर रहे, सर ये सही से काम नहीं कर रहे, इसलिए डैमेज होने के चांसेस है, और डैमेज हो गया ना तो दिवालिया निकल जाएगा। मैंने क्या बोला राजा, लिख ले ये लाइन, मैं नहीं लिख रहा था, लिख ले अपने आप, लिख ले ये लाइन, तीनों पॉइंट हो गए। सर ये सही से काम नहीं कर रहे, सही से काम नहीं कर रहे, तो सर इट इज वेरी डेंजरस सर, वेरी डेंजरस, सही से काम नहीं कर रहे सर, वेरी डेंजरस सर, और डेंजरस है तो सर दिवालिया निकलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। ये 3 पॉइंट अगर हो गए तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करा सकती है? स्पेशल ऑडिट इन एनी ऑफ द केसेस, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफेयर्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द वेरी टेक्निकल कीवर्ड्स, ठीक है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, म्यूचुअल डीड, सेल्फ हेल्प, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, 5 कीवर्ड है, 2 बार पढ़ोगे, 2-3 लिख दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा ओपिनियन है कि भाई तुम सही से काम नहीं कर रहे, योर अफेयर्स ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द कमर्शियल प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, म्यूचुअल डीड, सेल्फ हेल्प एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट, सही से काम नहीं कर रहे, डेंजर है, डेंजर। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरीके से काम कर रही है ना, इट कैन कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है ना, उस इंडस्ट्री को बिल्कुल हैम्पर कर सकती है। सही से काम नहीं कर रहे, डेंजर, दिवालिया। और दैट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंडेंजर टू सॉल्वेंसी, मतलब भाई साहब सॉल्वेंसी के इश्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वही 51% वाली केस है, अगर होल्ड करता है, ऑडिट कराओ, किसी से भी करा सकते हो, मतलब किसी और सीए या ऑडिटर जो मल्टी स्टेट का ऑलरेडी उससे करा सकते हो। वो भाई साहब अपनी रिपोर्ट भेज देगा, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो 4 महीने में अपनी जो भी उसके कमेंट्स होंगे वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को भेज देगा, ठीक है। और वो बोलेगा भाई इसको मेंबर्स को आगे भेज दे। सर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके एक्सपेंसेस होते हैं ना वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा तुम ही पे करोगे, मोदी जी आगे तो ना पे करेंगे, यार बात कर रहे हो बेकार की, ठीक है सर, बढ़िया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अपन ने कर लिया है, ठीक है सर, बढ़िया, डन। एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया, अब राजा मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आई वांट, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, टेक 5 मिनट्स ब्रेक। जितना मैंने अभी कराया ना, पहले आप उतना कवर करो, पहले आप उतना कवर करो अच्छे से, उसके बाद में आगे बढ़ना। क्योंकि देखो अलग अलग एंटिटी है, अपन ने 5-6 क्वेश्चंस करे, मूडली प्योरली 6 क्वेश्चंस कर लिए, अब 6 क्वेश्चंस, टेक 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद में करना, ठीक है। यस पीपल, अब बाकी के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 7 मैंने करवा दिया था, 6 पे आ जाओ। अब है ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया स्पेशल ऑडिट, और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, दोनों का कंटेंट सेम लिखना है, कुछ भी इधर उधर मत करना, थोड़ा बहुत चेंज है बट मत दिमाग लगाओ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मत दिमाग लगाओ। या तो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी। सर ये इंस्पेक्शन या इंक्वायरी कौन करा सकता है? ये किसके पास में पावर होती है? सेंट्रल रजिस्ट्री के पास में, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में, ठीक है। अब अपन को उनसे रिलेटेड प्रोविजंस की बात करनी है, ठीक है। आपके पास में इंक्वायरी का क्वेश्चन है तो इंक्वायरी करते जाना, इंस्पेक्शन का है तो इंस्पेक्शन वर्ड यूज करते जाना, बाकी दोनों का कंटेंट इज ऑलमोस्ट वेरी आइडेंटिकल, ठीक है। हाँ सर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोविजन ही समझा देता हूँ मेरे हैंड रिटन नोट से, इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ पे मैंने इंक्वायरी का लिख रखा है, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कुछ भी पकड़ लो। पहली चीज़ कि सर सेंट्रल रजिस्ट्रार जो होती है सर, वो कब इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करा सकती है? तो वो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे करा सकती है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे करा सकती है सर। व्हेन सेंट्रल रजिस्ट्रार मे ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलेटेड, या किसी क्रेडिटर, या बोर्ड मेंबर्स। अब बोर्ड में ध्यान रखना कितने मेंबर्स होते हैं,
सर 3, अरे टेक्निक बता रहा हूँ, 1/3, 3 का 1/3, ठीक है, ताकि गलत नहीं करो। ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हो, 5 टोटल मेंबर है जिसमें से 3 बोर्ड में है, तो 1/3 1/5। अबे तुम मैं तो ना, मेरे को ये मत बोलना सर क्या मैथ्स है, अरे ये मेरी मैथ्स है, ठीक है, अब मेरी मैथ्स है, ज़्यादा बोलेगा क्या भाई, टेक्निक है मेरी याद कराने की तुम्हें, ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार तुम, क्या बात कर रहे हो यार तुम, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। इमोशनल न्यू इंक्वायरी, इंक्वायरी सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम 4 लोग क्रेडिटर। बोर्ड में कितने मेंबर है, बोर्ड में कितने मेंबर है 3, तो 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, ये मेरी मैथ्स है, ठीक है। टोटल कितने मेंबर है 5, तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लगा देना। और फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलेटेड, इनकी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल रजिस्ट्रार, ओ मेरे भाई, इनकी रिक्वेस्ट पे सब कुछ बिगड़ गया क्या। हम्म, इनकी रिक्वेस्ट पे सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी बिल्कुल करा सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली सर आप पे इंक्वायरी बैठेगी तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, 15 दिन का आपको एक प्रायर नोटिस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है सर। अब आप पे इंक्वायरी हो रही है तो आपके मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में क्या क्या पावर होती है। पहली चीज, एक्सेस टू ऑल बुक्स डॉक्यूमेंट्स अकाउंट सिक्योरिटी कैश प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहली चीज, सारी प्रॉपर्टी को वो इंस्पेक्शन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स बुक्स कैश सबका वो इंस्पेक्शन कर सकता है। साथ के साथ में जो भी पर्सन इन पोजेशन होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कस्टडी ऑफ सच डिटेल्स, उसको वो समन भेज सकता है, ठीक है। हाँ सर, तो फर्स्ट थिंग तो पहली चीज तो क्या है, एक्सेस टू ऑल बुक्स डॉक्यूमेंट कैश प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, और समन टू एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टोडियन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। सेकंड, वो पर्टिकुलर ऑफिसर को बोल सकता है कि तू है ना सबकी मीटिंग बुला, नोटिस भेज, मीटिंग बुला। अच्छा, नोटिस कम से कम 7 दिन का तो भेजना है ना, 7 दिन का भेजना और सबकी मीटिंग बुला। अगर वो फेल हो जाता है ऑफिसर तो अपने आप ये मीटिंग बुला लेंगे। साथ के साथ में किसी पर्सन को समन भेज सकता है, किसी पर्सन को समन भेज सकता है कि मेरे आगे आके सामने बात कर, फेस टू फेस बात करेगा अपन दोनों। टू अपीयर बिफोर हिम वो हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ, अरे कहने को तो इन्हें भेजेगा रे जिसको रीजनेबल नॉलेज होगी, एंड उसको भाई साहब ओथ पे सवाल जवाब भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट राजा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्या, सेंट्रल रजिस्ट्रार किन 4 लोगों की रिक्वेस्ट पे कर सकता है, एक तो फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिससे ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलेटेड, ठीक है सर। अक्राइटर, ठीक है सर। बोर्ड में कितने मेंबर है 3, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। फिर टोटल कितने मेंबर है 5, तो 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एट 15 डेज का नोटिस देना, ठीक है। फिर तुम्हारे पास में क्या पावर होगी, पावर क्या होगी, शैल हैव एक्सेस टू ऑल द बुक्स डॉक्यूमेंट्स इन कैश सिक्योरिटी प्रॉपर्टी पेपर एक्सेट्रा, और जिस भी पर्सन के पास में इनकी कस्टडी होगी उसको समन भेजेंगे, ठीक है। कि समन से रिलेटेड मेरे को एक और पॉइंट आया कि समन ऐसे पर्सन को बोलेगा कि मेरे सामने आके खड़ा कर तुझसे सवाल जवाब पूछने, वो इज एक्चुअली हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और एक और पॉइंट क्या था कि ये ऑफिसर को बोल सकता है कि एक है ना मीटिंग बिठाओ, आज बैठेंगे हम सब, मीटिंग बिठाओ। ऑब्वियसली से 7 डेज का नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है, 7 डेज का प्रायर नोटिस भेजा जाता है ना। अगर वो फेल हो जाता है तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से भी बुला सकता है, मतलब ऑन हिज विल वो मीटिंग को कंडक्ट करा सकता है। हाँ सर, इंस्पेक्शन का भी राजा क्वेश्चन आ जाए ना, सेम कंटेंट तुम्हें लिखना है। हाँ सर, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे पीरियड सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे ये इंक्वायरी इंस्पेक्शन कराती है ना, तो विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ रिसिट ऑफ रिपोर्ट ये कम्युनिकेट कर देती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल ऑडिट में 4 मंथ का टाइम था, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपके एमसीक्यू में मजे ले सकता है भैया, ठीक है क्या। हाँ सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको ये भी करा दिया, देन ये करा दिया। अब एक है लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ से रिलेटेड मैं आपका क्वेश्चन कराया। तो लोकल बॉडीज़ बेसिकली जो तुम्हारी सिटीज़ होती है ना, सिटीज़ होती है ना, उनकी देख रेख कौन करती है, लोकल बॉडीज़ करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस करती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सर इनको अलग अलग टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट मिलती है, 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट यहाँ पे मिलती है, वो मैं बात कर लेता हूँ। एक होती है जनरल पर्पस ग्रांट, जनरल पर्पस ग्रांट मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगी हुई है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगी हुई, और ये क्यों मिलती है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द नीड एंड रिसोर्सेज ऑफ द लोकल बॉडीज, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट ऑब्वियसली सर कोई ना कोई कंडीशन अटैच होगी, तो दीज ग्रांट आर विच आर टाइड टू द प्रोविजन ऑफ सर्टेन सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन टास्क, ये कर दोगे तो ये ग्रांट हम तुम्हें क्यों दे रहे हैं, रोड बनाने के लिए दे रहे हैं,
ठीक है। और तीसरा है स्टेटूटरी एंड कंपनसेटरी ग्रांट। फॉर एग्जांपल सपोज करो इनका कोई रेवेन्यू लॉस हो गया ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई टैक्स वैक्स का लॉस हो गया, तो ऐसे केस में क्या इनको कंपनसेशन मिल जाता है। दीज ग्रांट अंडर वेरियस इनेक्टमेंट आर गिवन टू द लोकल बॉडीज एज कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनी रेवेन्यू। इंस्टीट्यूट आपसे इसको एमसीक्यू में पूछ सकता है, आपको बोलेगा कौन सा ग्रांट है, स्टेटूटरी एंड कंपनसेटरी ग्रांट ऐसा है। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है लोकल बॉडीज का। हाँ सर, मैं ना कमेंट सेक्शन में एक लोकल बॉडीज़ का आपको एक और क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मुझसे लिस्ट में ऐड होना रह गया था। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन भी दूंगा। डन सर। देन क्वेश्चन नंबर 9 लोकल बॉडीज का एक क्वेश्चन है, ऑडिटर नीड्स टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, एक्चुअली बजटरी पॉलिसी, ठीक है, उसके खर्चे से रिलेटेड बातें करते हैं, उसके अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड बातें करते हैं। ऑडिटर को ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा राजा, इस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज क्या एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे टेक्निकल वर्ड से। ठीक है, मैं थोड़ा सा समराइज वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, इनका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ख़राब है। या तो क्या होगा ये बड़ा ही मतलब बहुत क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि सही से अकाउंटिंग नहीं होती, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगी या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन देंगे या सरफिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम इनका नहीं होता। दूसरा क्या, एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जनरली क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग होता है, हमने गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ा था, पर यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं होता बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्लियर डिमार्केशन नहीं, मतलब आपको देख रेख करने वाला इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है। हाँ सर, तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑडिट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऑडिट ही इंडिपेंडेंटली इनके काम को चेक करेगी। तो एक्सपेंडिचर और कंट्रोल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज नो गवर्नमेंट लेवल पे तो क्लियर डिमार्केशन होता है, पर यहाँ पे क्लियर डिमार्केशन नहीं होता, इसलिए सर ऑडिट का रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, दिस लीव्स द सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट बाय स्टेट गवर्नमेंट एज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग म्यूनिसिपल एक्सपेंडिचर। और एक पॉइंट है रिलेटिंग टू बजटरी प्रोसीजर, बजटरी प्रोसीजर इनसे इनके बजट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्विन कंसिडरेशन की बात करें, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड एक कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, कोई सा भी खर्चा हो रहा है, फंड एक तो रेज हो रहा है, फंड आर रेज्ड एंड मनी आर स्पेंड बाय द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड विद इन द लिमिट ऑफ द सैंक्शन। ये पॉइंट आपको लिख के चलना है यहाँ पे। सर क्या मतलब, कि जो भी फंड रेज हो रहा है या जो भी खर्चा हो रहा है, इट शुड बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, इट शुड बी ऑथराइज बाय एन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बजटरी प्रोसीजर में आप ये बातें लिख के आओगे। फिर यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ लिख देना कि देर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल हेड, जनरली इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में शो करा जाता है, इतना सा पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, क्या समराइज वे में मैंने आपको ये बता दिया, इसको आप एक बार लिख लोगे ना बेटा, इट वुड बी रादर बेटर। डन सर। देन क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आ रहा हूँ। पब्लिक, ये है क्वेश्चन नंबर 10 गवर्नमेंट ऑडिट का। गवर्नमेंट ऑडिट का, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, लिस्ट आउट एक्सेप्शंस। अच्छा, मैंने है ना इस क्वेश्चन में बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दी है, हालांकि अपन को बस इतना ही लिखना था इस आंसर में, सी वाला पॉइंट। ठीक है, सी वाला पॉइंट लिखते तो पूरा मिल जाते, पर मैंने आपको पूरा ही कर दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली प्रोप्राइटरी ऑडिट को पूरा एक्सप्लेन करने को बोल सकता है। ठीक है, अभी सुनना मेरी बात को, सर प्रोप्राइटरी ऑडिट का क्या कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा मानो कि प्रोप्राइटरी ऑडिट इज रिलेटेड टू गुजराती बनिया एंड मारवाड़ीज। ठीक है, राजस्थान के मारवाड़ीज एंड गुजरातीज, है ना, ये लोग है ना भाई साहब, कोई भी खर्चा करते हैं ना सोच के करते हैं, ऐसे ही नहीं, 1 रुपये भी खर्च करते हैं ना सोच के करते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन फिलोसफी की जो मनी हमने बचा लिया दैट इज मनी अर्नड। सर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो मनी तुमने खर्चे से बचा लिया दैट इज मनी अर्न, दैट इज द बिगेस्ट लेसन तुम्हारी लाइफ के लिए। तो ये फिलॉसफी तुम्हें फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, और यही भाई साहब गवर्नमेंट ऑडिट में भी यही फिलॉसफी चलती है। तो पब्लिक मनी है भाई, गवर्नमेंट का पैसा किसका, पब्लिक का पैसा। हालांकि आपको पता है ऐसा कितना क्या वेस्टेज होता है, आपको पता है, ठीक है, बट पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, बताता हूँ मैं। अभी पूरा का पूरा अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो, पहला इन्होंने क्या बोला कि
ऑडिटर बताओ क्या कोशिश करता है कि जितने भी इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनइफेक्टिव खर्चे ना उसको ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता है। सीएनएजी बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताता है कि भाई ये इतना खर्चा होना चाहिए, इतना खर्चा करा है, बहुत ऐसे खर्चे सीएनएजी अपनी रिपोर्ट्स में ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है कि देखो जितना ओकेशन डिमांड करता है ना उतना ही खर्चा करो, जितना ओकेशन डिमांड करता है उतना ही खर्चा करो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई लेट्स से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई मीटिंग थी, वो मीटिंग 10,000 रुपये के खर्चे में हो सकती है, पर उन्होंने एक बुक करा 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल बुक करा पूरा बढ़िया तरीके से, जहाँ पे खर्चा कर दिया 5 लाख रुपए का, दैट इज अनअवॉइडेबल खर्चा। तो एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी अ प्राइम ऑफ फेस मोर देन द ओकेशन डिमांड। अरे खर्चा उस तरीके से करो, खर्चा उस तरीके से करो राजा कि तुम्हारा खुद का पैसा हो। ठीक है, मतलब ओन मनी के हिसाब से तुम पब्लिक मनी का पैसा यूज करोगे ना तो यू विल सेव द मनी। सेकेंड, नो अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर को इस तरीके से यूज नहीं करनी चाहिए कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवांटेज मिले। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिटिंग टू इट्स ओन एडवांटेज। और तीसरा क्या, पब्लिक मनी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए यूज नहीं होना चाहिए। बट इसके राजा कुछ एक्सेप्शन है, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन यही पूछा था पर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया यहाँ पे। सर क्या एक्सेप्शन है, क्या सर क्या एक्सेप्शन है? पहली चीज सर, अमाउंट अगर इनसिग्निफिकेंट है चलेगा सर, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में डेट क्लेम कैन बी एनफोर्स चलेगा सर। तो अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है कोर्ट ऑफ लॉ में सर, वो क्लेम कुड बी जस्टिफाइड। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू परसुएंस पॉलिसी और कस्टम। ठीक है, परसुएंस रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है सर कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था तो सर उस पर उसको रीइंबर्स कर रहे तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, दैट इज ऑल्सो अलाउड। शॉर्ट में आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना सर। पब्लिक मनी नॉर्मली शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी, बट इसके 4 एक्सेप्शन है। अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, कोर्ट ऑफ लॉ में इट कैन बी एनफोर्स। ठीक है, फिर रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम की बेसिस पे। एंड फोर्थ पॉइंट है कि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है, दिया गया है टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर पर्टिकुलर शुड बी रेगुलेटेड सो दैट, मतलब यहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं होना चाहिए। अलाउंस आर नॉट ऑन सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपेंट, जितना उसका खर्चा हुआ उतना रिइंबर्स करें तो चलेगा सर। डन सर। देन राजा एक क्वेश्चन है रिलेटिंग टू रूल्स एंड ऑर्डर। रूल्स एंड ऑर्डर को मैं रेगुलेटरी ऑडिट भी बोलता हूँ। मैं आपको एक काम करूँगा, मैं आपको एक 15 मिनट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको बिल्कुल देखना। एक एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम या 2 अटैम्प्ट पहले मैंने वो 15 मिनट के वीडियो बना दिया था बच्चों के लिए और बोला था कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 8 नंबर के एमसीक्यू आ गए थे, 4 दिन पहले बनाया था वो एग्जाम से पहले। ठीक है, तो वो वीडियो आप बिल्कुल देख के जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर एम टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड देयर अंडर। मतलब जो भी खर्चा हुआ है वो रूल्स एंड ऑर्डर्स के बेसिस पे हुआ है, जो भी लॉज बनाए उसके बेसिस पे हुआ है। ऑडिट की जॉब क्या है, ऑडिट ये नहीं बताता कि भाई रूल ऐसे होने चाहिए, रूल वैसे होने चाहिए, नहीं सर, ऑडिट की जॉब ये नहीं है। और ऑडिट, द जॉब ऑफ ऑडिट इज टू सी दैट रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स आर अप्लाइड प्रॉपर्ली बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ठीक है, इट इज हाउएवर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑडिट टू प्रिस्क्राइब व्हाट सच रूल्स एंड ऑर्डर शैल बी, एनालाइज एंड एक्सप्लेन। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो सर, आपको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इधर आ जाओ। इधर देखना, मेरी बात को सुनना, स्टार्टिंग से देख लो। सर रूल्स एंड ऑर्डर सिंपल बोलता है कि जो भी आपका खर्चा हुआ है गवर्नमेंट ऑडिट में, जो भी खर्चा हुआ है, इट शुड बी एज पर द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, इट शुड बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज द मेन हीरो, है ना। अब यहाँ पे होता क्या, जनरली एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाते हैं, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को देखना, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब ऑडिटर का ये काम नहीं है कि सर रूल्स एंड ऑर्डर कैसे बनाए, ये चीज को समझना, ऑडिटर का बिल्कुल भी ये काम नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है ऑडिटर का, ये बेसिकली 4 चीजें, है ना। उसका ये काम नहीं कि भाई रूल सही से बनाए नहीं कराए, ये सारा हमारा काम नहीं है। ठीक है, 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट है सर। 4 पॉइंट क्या है, पहली चीज नॉट कंसिस्टेंट, पहली चीज दे आर कंसिस्टेंट, दे आर
नॉट इनकंसिस्टेंट, तो नॉट इनकंसिस्टेंट इज बेसिकली कंसिस्टेंट ना, हाँ सर। तो दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी लॉ मेड, दे आर कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट्स डिटरमाइंड बाय द सीएनएजी। अरे सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, नॉट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, तो इसलिए ही तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मेरे भाई, तो मैं यही कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दैट डू नॉट दैट शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्टिंग विद एनी ऑर्डर और रूल्स बाय फ्रेम्ड बाय एनी हायर अथॉरिटी। हाँ सर, 3 पॉइंट तो जोरदार माहौल बना दिया रे। दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट, नॉट इनकंसिस्टेंट इज बेसिकली कंसिस्टेंट ना, तो दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, दे आर कंसिस्टेंट with the requirement of the audit and account determined by the CNAG। अरे inconsistent consistent बड़ा conflict है रे यार। they do not conflict with order or rules framed by the any higher authority। और suppose करो किसी other authority ने कोई rules frame करे, rules बनाए हैं, तो auditor बस इतना सा देखेगा कि in case they have not been separately approved by the competent authority, issuing authority have the rules of making have the रूल मेकिंग पावर। बेसिकली क्या, जिसको करना तो उसने नहीं करा, तो जिसने भी इशू करा है ना उसके पास में रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। हाँ सर, डन डन डन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, देन 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 क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द पावर ऑफ सीएनएजी इन गवर्नमेंट ऑडिट। भाई सीएनएजी की क्या क्या पावर्स होती है गवर्नमेंट ऑडिट में, दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखना, 4 पावर होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहली चीज तो क्या, इंस्पेक्ट एनी ऑफिस, इंस्पेक्ट एनी ऑफिस ऑफ अकाउंट अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट, इनके ऑफिसर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर उनको बोल सकते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर बुक्स पेपर्स अदर डॉक्यूमेंट को है ना मेरे प्लेस पे भेज दे, बी सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेसेस। ठीक है, रेलिवेंट टू ट्रांजेक्शन अंडर ऑडिट, तो गजब गजब पावर है इनके पास में। फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो इंचार्ज है ऑफिस का, उससे सर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, उस पर मेक सच ऑब्जर्वेशन, उससे कोई इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है कि अगर कहीं पे सीएनएजी को लगता है कि नहीं सर यहाँ पे डिटेल ऑडिट की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिमिटेड चेक कर सकते हो, अलाउड है ना यार, तुम्हें कोई रोक टोक करेगा क्या सीएनएजी भैया, नहीं ना। तो देखो 4 पावर है। इंस्पेक्ट एनी ऑफिस में क्या लिखोगे, अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग, क्रिएशन ऑफ इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंटिंग। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन मंगवाना ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल पर्सन से टू एनी स्पेसिफाइड प्लेस। सर रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन हुआ, जो चार्ज ऑफ ऑफिस है जिसके पास में। एंड थर्ड, डिटेल चेकिंग से लिमिटेड चेक पे वो जा सकता है, उसके पास में पावर है। एंड फोर्थ, क्वेश्चन करना या ऑब्जर्वेशन करना टू द पर्सन इंचार्ज, और उससे कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाना। ठीक है क्या, हाँ सर, डन 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 डन। एनी अकाउंट्स बुक्स पेपर्स टू बी सेंड टू स्पेसिफाइड प्लेसेस, ये पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, सो राजा मैंने आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराया है। एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस है जो आप बिल्कुल करके जाओगे, एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस है बिल्कुल, और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए चलो इस फाइल में ही लगा दूंगा या कमेंट सेक्शन में आपको भेज दूंगा, जो आपको बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू आर लाइकिंग। ऐसा ही वीडियो, मैंने आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ तक आ गए हो तो बता दूं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स के भी डल रखे हैं, मेक श्योर यू आर डूइंग। आपको इतनी बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे ना, एंड वी आर वे अहेड ऑफ द ट्रेंड। हम ऐसे क्वेश्चंस पकड़ते जो इंस्टीट्यूट अपने अटेम्प्ट में पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं होएगा हमारे यहाँ पे कि भाई वो क्वेश्चंस आ गया है फिर मैं आके बता रहा हूँ देखो ये ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, फिर पेपर टफ है, मैं ऐसे नहीं करता। ठीक है, ये बच्चों को पता है, पास टू अटेम्प्ट से मैक्सिमम पेपर हमारे यहाँ से लग जाता है। आई डोंट क्लेम, या मैं उसका वाहवाही भी नहीं करता ना, मैं बोलता हूँ कि सर लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, बट भाई हिट होता है, तुम्हारे टाइम में भी हिट, मैंने कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बट करके जाने प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो बाय बाय।